हम अब रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में 4.5 साल से भी ज्यादा समय से हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध से भी लंबा है और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई से भी लंबा है। और उस सोवियत जीत के विपरीत यह युद्ध आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा, खासकर जब हम इस संघर्ष में शामिल दोनों देशों को देखते हैं। लगभग हर मापनीय मानक के अनुसार यह युद्ध वैसे नहीं जा रहा है जैसा क्रेमलिन ने अपने लोगों से वादा किया था। हम असली आंकड़ों के बारे में बात करेंगे जो यूक्रेनी, रूसी और स्वतंत्र पश्चिमी स्रोतों से लिए गए हैं और बताएंगे कि इस आक्रमण की शुरुआत करने वाले देश के लिए ये सब कितना बुरा साबित हुआ है। आइए उस आंकड़े से शुरू करते हैं जो जमीन पर इस युद्ध में कौन जीत रहा है इस पर किसी भी बहस को खत्म कर सकता है। भूभाग। नवंबर 2022 में जब यूक्रेन की खार्किव और खेरसोन में जवाबी कार्रवाई ने रूस द्वारा कब्जा किए गए आधे से ज्यादा इलाकों को वापस ले लिया था। आक्रमण के शुरुआती महीनों में रूसी सेना यूक्रेन के लगभग 1,08,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण रखती थी। यह देश का लगभग 18% हिस्सा है। अब 2026 के मध्य तक आगे बढ़ते हैं और सैकड़ों हजारों अतिरिक्त हताहतों और यूक्रेनी शहरों को मुक्त कराने के क्रेमलिन के लगातार दावों के बाद रूस लगभग 1,16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। यह केवल लगभग 20% है। दूसरे शब्दों में कहें तो 3.5 साल तक लगातार हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन की जमीन का सिर्फ 2% से भी कम हिस्सा और हासिल किया है। और अब असली बात सुनिए। अप्रैल 2026 में युद्ध अध्ययन संस्थान ने दर्ज किया कि उस महीने रूस को पहली बार युद्ध में शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान हुआ, अगर हम अगस्त 2024 में हुई प्रसिद्ध कुर्स्क आक्रमण को न गिने जो रूसी जमीन पर हुआ था। मुख्य बात यह है कि यूक्रेन की सेनाओं ने रूस की सेना द्वारा हासिल किए गए इलाके से ज्यादा जमीन वापस ले ली। हालांकि यह ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि जून और जुलाई तक रूसी सेनाएं फिर से थोड़ा बहुत इलाका हासिल करने लगी, लेकिन एक महीने के लिए वह अजेय रूसी बढ़त जिसे क्रेमलिन का प्रचार 2022 से बेच रहा था बस सच नहीं रही। और यह याद रखना जरूरी है कि यह युद्ध कितने अलग तरीके से शुरू हुआ था। आक्रमण के शुरुआती फतों में रूसी सेनाओं ने कुछ ही दिनों में यूक्रेन के 60,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया था और कीव की ओर तेजी से बढ़ रही थी, इससे पहले कि उन्हें पीछे धकेल दिया गया। यही वह स्तर है जिस पर एक पूरी मशीनीकृत सेना वास्तव में आगे बढ़ सकती है जब वह किसी देश को चौंका देती है। इसकी तुलना करें कि अब मोर्चा कैसा दिखता है। कॉन्स्टेंटिनोपल के आसपास पूर्वी दोनेत्स्क के उस किलेबंद इलाके में जिसे रूस ने 1 साल से भी ज्यादा समय तक तोड़ने की कोशिश की, रूसी सेनाएं औसतन रोज करीब 50 मीटर ही आगे बढ़ पाई हैं। पोक्रोव्स्क के पास यह करीब 70 मीटर है। ऐसे रोजाना के बढ़त को सैन्य इतिहासकार आमतौर पर 1916 की सोम की लड़ाई का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो 4 महीने से ज्यादा चली थी, जिसमें पहली बार टैंकों का इस्तेमाल हुआ था और जिसमें इलाकाई बढ़त सिर्फ 10 से कम किलोमीटर में मापी गई थी। वो अभियान लगभग कोई रणनीतिक लाभ न मिलने के बावजूद भारी पैमाने पर जानलेवा संघर्ष का पर्याय बन गया था और रूस भी अपनी कुछ बढ़तों के साथ उसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। ये समझने के लिए कि ये बढ़त वास्तव में कितनी धीमी है, फोर्ब्स ने मई 2025 में जो गणना की थी उसी तरह से गणना करना मददगार है। उस समय रूसी सेनाएं लगभग 176 वर्ग किलोमीटर प्रति माह की दर से आगे बढ़ रही थी। फोर्ब्स ने आंकड़े निकाले और यह पता लगाया कि उस रफ्तार से रूस को पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में 231 साल लग जाएंगे। उसी विश्लेषण में यह भी सुझाव दिया गया था कि रूस को युद्ध से पहले की कुल 140 मिलियन आबादी के मुकाबले 100 मिलियन सैनिकों की जरूरत होगी। लेकिन चलिए अब इस अनुमान को अपडेट करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली छमाही में रूस ने पूरे 6 महीनों में कुल लगभग 628 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बढ़त हासिल की। यह लगभग 104.5 वर्ग किलोमीटर प्रति माह बनता है, जो कि फोर्ब्स द्वारा 1 साल पहले दिए गए आंकड़े से काफी कम है। अगर हम आज वही गणना करें, रूस को पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए मौजूदा रफ्तार से 230 साल नहीं बल्कि लगभग 400 साल लगेंगे। संदर्भ के लिए यह समय उस अवधि से भी ज्यादा है जो पीटर द ग्रेट के तहत रूसी साम्राज्य की स्थापना से अब तक बीत चुका है। अब आइए बात करते हैं उस कीमत की जो रूस इन छोटे छोटे इलाकों के लिए चुका रहा है, क्योंकि यहीं पर आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हो जाते हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार रूसी युद्ध में हताहतों की संख्या, मारे गए और घायल जुलाई 2026 के अंत तक 1.45 मिलियन से भी ज्यादा हो गई थी। खुद जुलाई का महीना पूरे साल में रूसी हताहतों के लिए सबसे बुरा महीना रहा, जिसमें 42,860 हताहत दर्ज किए गए। औसतन रूस ने सिर्फ 2026 में ही हर महीने लगभग 34,000 सैनिक खोए हैं। स्वतंत्र पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुमान भी इस बात की पुष्टि करते हैं। यूके रक्षा मंत्रालय, एस्टोनियाई विदेशी खुफिया सेवा, नीदरलैंड्स सैन्य खुफिया सेवा और वाशिंगटन में CSIS, सभी का आंकड़ा लगभग 4 लाख से 5 लाख रूसी मृतकों के बीच है, जिसमें कुल हताहतों की संख्या घायल और लापता मिलाकर 11 लाख से 14 लाख के बीच है।
अगर इसे संदर्भ में देखें, CSIS यह बताता है कि रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी बड़े देश की तुलना में किसी भी संघर्ष में सबसे अधिक युद्ध क्षेत्र में हताहतों का सामना किया है। इसकी तुलना अमेरिका से करें, जिसने 1945 के बाद से लड़े गए सभी युद्धों में मिलाकर उस संख्या का लगभग 1/4 ही खोया है। और एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो यह समझाने में मदद करता है कि रूसी पैदल सेना के हमले ड्रोन फुटेज में जिस तरह दिखने लगे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। सैन्य विश्लेषकों ने CIA के आकलनों का हवाला देते हुए कहा है कि एक अनुभवहीन रूसी सैनिक की जीवन प्रत्याशा बड़े पैमाने पर पैदल सेना के हमले के दौरान सिर्फ 20 से 30 मिनट होती है। ये हर मोर्चे पर तैनात सैनिक के लिए एक सामान्य आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से उन मीट वेव रणनीतियों की ओर इशारा करता है जिन पर रूस ने हाल के समय में अधिक निर्भरता दिखाई है, जिसमें कम प्रशिक्षित सैनिकों के छोटे छोटे समूहों को सीधे यूक्रेनी ठिकानों पर भेजा जाता है। उनका उद्देश्य अक्सर रक्षा पंक्तियों को तोड़ना नहीं होता, बल्कि सिर्फ गोलीबारी को आकर्षित करना, यूक्रेनी फायरिंग पोजीशनों का पता लगाना और लगातार नुकसान के जरिए उनके गोला बारूद के भंडार को कम करना होता है। मिनटों में मापी जाने वाली जीवन प्रत्याशा यह दिखाती है कि ये हमला करने वाले सैनिक कितने आसानी से झोंके जाने लगे हैं और कैसे रूस अब समन्वित संयुक्त हथियार अभियानों पर निर्भर रहने के बजाय मामूली युद्ध क्षेत्र लाभ के लिए जीवन का सौदा कर रहा है। एक और बात है जो क्रेमलिन को इन सबसे ज्यादा चिंता में डालनी चाहिए। 2026 में रूस की मासिक हताहत दर उसके लगभग 27,000 नए सैनिकों की मासिक भर्ती दर से अधिक हो गई है। तो रूस अपने सैनिकों को इतनी तेजी से खो रहा है कि वह उन्हें बदल भी नहीं पा रहा, भले ही रिकॉर्ड साइनिंग बोनस दिए जा रहे हों। और हताहत अनुपात जो ऐतिहासिक रूप से हर एक यूक्रेनी नुकसान पर 2 से 3 रूसी नुकसान के बीच रहा है, CSIS के अनुसार 2026 की पहली छमाही में यह अनुपात बढ़कर यूक्रेन के पक्ष में 8 से 1 तक पहुंच गया है। संदर्भ के लिए, यूक्रेन ने अनुमानित 50,000 सैनिकों को खो दिया है और लगभग 4 लाख घायल हुए हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की के जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार। तो अगर रूस कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं जीत रहा है और ऐसी दर से अपने सैनिकों को खो रहा है जिसे लंबे समय तक बनाए रखना संभव नहीं, तो आखिरकार प्रदर्शन में यह गिरावट क्यों आ रही है? इसका जवाब है, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ड्रोन। यूक्रेन ने पिछले कुछ वर्षों में 2026 तक दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन निर्माण उद्योग खड़ी कर ली है। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की कि यूक्रेन हर साल 1 करोड़ ड्रोन बनाता है। यह संख्या 2023 में घोषित किए गए सिर्फ 10 लाख ड्रोन के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है, जिस पर देश के अंदर और बाहर दोनों जगह काफी संदेह जताया गया था। जेलेंस्की ने वादा किया है कि वह इस आंकड़े को फिर से दोगुना करके हर साल 2 करोड़ तक पहुंचाएंगे। यूरोपीय साझेदारों ने इस विस्तार के लिए फंडिंग में मदद करने के लिए समझौता किया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जैसी संस्थाओं के स्वतंत्र अनुमान इससे कहीं कम है। उनके मुताबिक 2026 में असली आंकड़ा करीब 50 से 60 लाख यूनिट्स के आसपास रहेगा, लेकिन यह कम आंकड़ा भी युद्धकालीन औद्योगिक बदलाव है जिसका इतिहास में शायद ही कोई उदाहरण मिलता हो। 2026 के मध्य में यूक्रेन में अब 450 से ज्यादा घरेलू ड्रोन निर्माता है, जबकि 2022 में सिर्फ 10 कंपनियां थी। ये सिर्फ सस्ते फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ही नहीं है, हालांकि ये ड्रोन फ्रंट लाइन किल चेन की रीढ़ है। यूक्रेनी इंजीनियरों ने वाइल्ड हॉर्नेट जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए खास इंटरसेप्टर ड्रोन भी तैयार किए हैं, जो खास तौर पर रूस के अपने ड्रोन को आसमान में ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा कुछ जो रूस की एयर डिफेंस कभी बड़े पैमाने पर दोहरा नहीं पाई है। यूक्रेन ने दुनिया की पहली ऐसी सैन्य शाखा बनाई है जो पूरी तरह से मानव रहित प्रणालियों को समर्पित है, और उस शाखा ने सिर्फ 2026 के पहले 6 महीनों में ही 8 लाख से ज्यादा प्रमाणित रूसी लक्ष्यों पर हमला करने की रिपोर्ट दी है, जिसमें सैनिक, तोपखाना, वायु रक्षा प्रणाली और लॉजिस्टिक्स वाहन शामिल हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी इस दौरान लगभग 1,67,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने का श्रेय मानव रहित प्रणालियों के संचालन को दिया है। ये आंकड़ा ड्रोन को इस पूरे युद्ध में सबसे घातक हथियार प्रणाली बना देता है, उन सभी चीजों से भी आगे जिनके साथ रूस वास्तव में लड़ने के लिए तैयार किया गया था। कम दूरी की रणनीतियों के बाद मध्यम और लंबी दूरी के हमलों का विकास और भी विनाशकारी साबित हुआ है। इन अभियानों ने रूस की अपनी अर्थव्यवस्था तक गहरी पहुंच बना ली है। 2026 के एक हमले यूक्रेनी ड्रोन ने वाइल्डबेरीज के 2 प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर हमला किया, जिसे कभी कभी रूस का अमेज़न कहा जाता है, और कंपनी के वितरण नेटवर्क के महत्वपूर्ण हिस्सों को राख में बदल दिया। यूक्रेन ने कुपोतनिया तेल संयंत्र पर भी हमला किया है, जो क्रेमलिन से सिर्फ 10 मील की दूरी पर स्थित है, और रूस की सबसे बड़ी एकल रिफाइनरी ओम्स्क तक पहुंच बना ली है, जो यूक्रेन के निकटतम क्षेत्र से 2500 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। समुद्र में यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि उसने 2026 के मध्य में सिर्फ 9 दिनों की अवधि में अजोव सागर में 100 से अधिक रूसी जहाजों को निशाना बनाया। ये एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्रीमिया को जल मार्ग और सड़क दोनों से पुनः आपूर्ति से काटना है। ये सब यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री के बिना संभव नहीं होता, लेकिन 2026 में यूक्रेनी ड्रोन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोर्चे से 1000 किलोमीटर से भी अधिक पीछे
और खुद रूस के अंदर हुआ है। 2026 के मध्य तक यूक्रेन ने रूस की 10 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से हर एक पर हमला किया है, जिससे अभियान के दौरान रूस की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 42% हिस्सा अस्थायी रूप से बाधित हुआ। जून में यूक्रेनी ड्रोन ने एक ही महीने में 11 अलग अलग रिफाइनरियों और 8 रक्षा निर्माण स्थलों पर हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या IEA ने अनुमान लगाया कि इस अभियान ने रोजाना लगभग 5 लाख बैरल रूसी कच्चे तेल प्रसंस्करण क्षमता को ठप कर दिया था। यह अनुमानित कुल 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के मुकाबले है, जो लगभग 7.7% की सीधी हानि को दर्शाता है। IEA ने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि यह बाधा कम से कम मध्य 2026 तक बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद से पुनर्प्राप्ति की समय सीमा और भी आगे बढ़ गई है। जुलाई 2026 तक नोवाया गजेता यूरोप ने बताया कि पूरे देश के 83 में से केवल 5 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ईंधन की कमी थी। इस अभियान का सबसे बड़ा असर कहीं पड़ा है तो वो है क्रीमिया, वो प्रायद्वीप जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था और हमेशा इस युद्ध का सबसे अनमोल रत्न माना है। लेकिन अगले बिंदुओं को विस्तार से बताने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप मिलिट्री शो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप फ्रंट लाइन से जुड़ी सभी खबरों और आंकड़ों से अपडेट रह सके। अब वापस क्रीमिया पर आते हैं। जून 2026 के अंत में क्षेत्र में रूस द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन आपातकाल की घोषणा कर दी, जो सीधे तौर पर ईंधन, बिजली और खाद्य आपूर्ति के चरमराने के जवाब में था। यूक्रेन का प्रायद्वीप को अलग थलग करने का अभियान बेहद प्रभावी रहा है। RR 280 राजमार्ग पर यातायात, जो क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाला मुख्य स्थलीय आपूर्ति मार्ग है, सिर्फ 2 हफ्तों में 71% गिर गया। सेवास्तोपोल में ईंधन इतना दुर्लभ हो गया था कि निवासी घंटों तक सिर्फ एक QR कोड पाने के लिए कतार में खड़े रहते थे, जिससे वे 20 लीटर रूसी पेट्रोल खरीद सके। जमीन से आ रही रिपोर्टों में बताया गया है कि जब भी पेट्रोल उपलब्ध होता है तो वह अपनी सामान्य कीमत से 3 से 4 गुना ज्यादा दाम पर बिक रहा है। इन सब के कारण एकमात्र ऐसा कदम जिसको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमेशा उठाने से सबसे ज्यादा डरते रहे हैं, यानी मोबिलाइजेशन, उस पर दबाव बढ़ रहा है। रूस ने सितंबर 2022 की अराजक और बेहद अलोकप्रिय भर्ती के बाद से दूसरी औपचारिक सार्वजनिक रूप से घोषित लामबंदी से बचता रहा है, जिसने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे और सैकड़ों हजारों रूसी पुरुषों को लगभग रातों रात देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। इसके बजाय क्रेमलिन ने वित्तीय प्रोत्साहनों और लगातार बढ़ती साइनिंग बोनस पर भरोसा किया है, जो मूल रूप से एक चुपचाप चल रही अनौपचारिक लामबंदी थी, जिसमें उन पुरुषों को निशाना बनाया गया जिनके पास कानूनी या आर्थिक रूप से विरोध करने की सबसे कम ताकत थी। लेकिन अब दरारें दिखने लगी है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों और स्वतंत्र रूसी मीडिया ने जनवरी 2026 में ही पेंजा ओब्लास्ट जैसे इलाकों में सैन्य उम्र के पुरुषों की सड़कों पर पकड़ धकड़ की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। खुद मॉस्को में भर्ती पिछले साल की तुलना में 1/3 तक कम हो गई है, ऐसी रिपोर्ट्स है। जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि रूस जुलाई 2026 के अंत में लामबंदी के औपचारिक विस्तार की तैयारी कर रहा था। कुछ अनुमानों के अनुसार 3 लाख से 5 लाख अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया जा सकता है। पुतिन ने अब तक इसका विरोध क्यों किया है? इसका कारण सीधा है। लामबंदी उस अनकहे समझौते को तोड़ देती है जिसे पुतिन ने युद्ध की शुरुआत से ही आम रूसियों के साथ बनाए रखा है। समझौता ये था कि रूसी जनता को बस युद्ध को सहन करना है और ये उनके दरवाजे से दूर ही रहेगा या उनकी जिंदगी पर असर नहीं डालेगा। दूसरी लामबंदी उस समझौते को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के उन घरों तक पहुंच जाती है जो अब तक युद्ध की मानवीय कीमत से लगभग पूरी तरह से सुरक्षित रहे हैं। यही वजह है कि इन दोनों शहरों के खिलाफ ड्रोन अभियान राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण रहा है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि यूक्रेन कितनी दूर तक पहुंच सकता है और रूस उस दुश्मन के खिलाफ कितनी बुरी तरह से जूझ रहा है जिसे वह कुछ हफ्तों में हराना था। इन सबके पीछे वित्तीय दबाव भी उतना ही गंभीर है जितना कि जनशक्ति का दबाव। मई 2026 में रूस के अपने अर्थव्यवस्था मंत्रालय को मजबूर होकर सार्वजनिक रूप से इस दशक के बाकी वर्षों के लिए अपने तेल और गैस उत्पादन और निर्यात के पूर्वानुमानों को घटाना पड़ा, जिसमें उसने सीधे तौर पर प्रतिबंधों और ड्रोन अभियान का हवाला दिया। तेल निर्यात में गिरावट का अनुमान लगाया गया था, जबकि मंत्रालय को उम्मीद नहीं थी कि निर्यात 2029 से पहले 2025 के स्तर तक भी पहुंच पाएगा। और एक चीज है जो रूस की स्थिति को और भी नाजुक बना देती है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने 2026 के लिए यूराल्स कच्चे तेल की कीमत सिर्फ $59 प्रति बैरल आंकी है, और यह तब है जब वैश्विक तेल कीमतें बार बार $100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण रूस अपने तेल को एक कृत्रिम रूप से बढ़े हुए वैश्विक बाजार में भी भारी छूट पर बेच रहा है। और रूस का अपना पूर्वानुमान है कि यह कीमत 2027 से 2029 तक और भी गिरकर लगभग $50 प्रति बैरल हो जाएगी। सोचिए इसका असल में क्या मतलब है। अभी वैश्विक तेल की बढ़ी हुई कीमत पूरी तरह से मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण है, न कि रूस की किसी कार्रवाई के कारण। ये उन कुछ चीजों में से एक है जो मास्को की कीमतों के प्रति संवेदनशील खरीदारों जैसे भारत और चीन पर बची हुई पकड़ को बनाए रखे हुए है।
ये दोनों ग्राहक ही यूरोप के खुद को अलग करने के बाद रूस के ऊर्जा निर्यात को जीवित रखे हुए हैं। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति स्थिर हो जाती है और वह भू राजनीतिक प्रीमियम खत्म हो जाता है तो रूस व्यवहारिक रूप से अपनी मौजूदा छूट वाली कीमतों पर भी नियंत्रण खो देगा और उसके दो बचे हुए बड़े ग्राहक भारत और चीन और भी ज्यादा मोलभाव की ताकत हासिल कर लेंगे। लेकिन चलिए असली युद्ध पर वापस आते हैं। पिछले 4 वर्षों से रूस के पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बचा है, यूक्रेनी शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से डराने की उसकी क्षमता, जिन्हें यूक्रेन गिरा ही नहीं सकता। ये दूसरी तरफ के लिए और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि यूक्रेन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है और यह कमी और भी गंभीर हो गई है क्योंकि अमेरिका ईरान संघर्ष के चलते वही वैश्विक भंडार खत्म हो रहा है। स्थिति इतनी खराब हो गई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वह यूक्रेन को अपने देश में ही पैट्रियट इंटरसेप्टर्स बनाने का लाइसेंस देंगे। बस एक हफ्ते बाद ट्रंप सार्वजनिक रूप से इस दावे को लेकर संदेह जता रहे थे कि वे वास्तव में ऐसा करेंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें अमेरिकी मिसाइल रक्षा तकनीक के संवेदनशील ट्रांसफर को लेकर चिंता थी। यह दिखाता है कि ड्रोन से भरे संघर्ष में भी पैट्रियट मिसाइलें कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस इस बढ़त का फायदा उठाने में सक्षम नहीं रहा है। इसके बजाय हमने देखा है कि यूक्रेन बार बार युद्ध के मैदान में प्रगति करने और नई व घातक तकनीक विकसित करने के मामले में नई सीमाएं पार कर रहा है। इसकी वजह रूस के भीतर विचारधारा और राजनीति में आंतरिक बदलाव को माना जा सकता है। जुलाई 2026 में आंद्रे मेल्निचेंको, रूस के उर्वरक और कोयला उद्योगपति और देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक, ने द इकोनॉमिस्ट को दिए एक असाधारण 60 घंटे के इंटरव्यू में वर्षों की सार्वजनिक चुप्पी तोड़ी। मेल्निचेंको एक असंतुष्ट हैं। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फैक्ट्रियों ने सीधे तौर पर रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है और वह 2023 में रूस के अंदर रहने के लिए लौट आए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि देश के बाहर से व्यापार करना प्रतिबंधों के चलते बहुत मुश्किल हो गया था। और पूरा इंटरव्यू रूसी जनता के लिए एक चेतावनी के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। उनके अनुसार रूस के अभिजात वर्ग को अब ये युद्ध एक ठहराव पर पहुंचता दिख रहा है और मॉस्को में एक वास्तविक घबराहट का माहौल फैलता जा रहा है क्योंकि युद्ध की आर्थिक लागत लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। कुछ विश्लेषकों ने संदेह जताया। उनका कहना था कि इतनी सावधानी से आयोजित और इतनी व्यापक रूप से प्रचारित इंटरव्यू क्रेमलिन की मौन मंजूरी के बिना कभी नहीं हो सकता था। इस मायने में ये दबाव निकालने के एक नियंत्रित साधन की तरह काम करेगा ताकि सावधानी पूर्वक गढ़ी गई प्रचार नीति को खुले विद्रोह और आर्थिक बर्बादी की ओर जाने से रोका जा सके जिसमें देश फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन व्याख्या उसी मूलभूत वास्तविकता की ओर इशारा करती है। युद्ध इतना महंगा और असुविधाजनक हो गया है कि यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने पुतिन के रूस की सेवा करके अपनी किस्मत बनाई, उन्हें भी इसके बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहने की जरूरत महसूस हुई। तो अब इस सब के बाद युद्ध असल में किस स्थिति में है? रूस अब पहले से कहीं ज्यादा धीमी गति से क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कुछ महीनों में मुश्किल से बराबरी पर आ रहा है। साथ ही वह जितने सैनिक भर्ती कर सकता है उससे तेज गति से अपने सैनिकों को खो रहा है। जिस रफ्तार से सैनिकों की मौत हो रही है उसने 2026 को युद्ध का अब तक का सबसे बुरा साल बना दिया है और हर महीने हताहतों के नए रिकॉर्ड बन और टूट रहे हैं। उसकी तेल और गैस से होने वाली आमदनी जो पूरे युद्ध अभियान की आर्थिक रीढ़ थी, उसकी अपनी सरकार ने इसका अनुमान घटा दिया है और ये सिर्फ मध्य पूर्व में आई कृत्रिम कीमतों की बढ़ोतरी से टिकी हुई है जिसका रूस की असली उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रूस टूटने की कगार पर है और ना ही इसका मतलब है कि युद्ध खत्म होने वाला है। पुतिन इससे भी ज्यादा राजनीतिक दबाव झेल चुके हैं। मोर्चे पर असली संकट में घिरे पुतिन और भी खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो वे परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज जिन आंकड़ों पर हमने बात की है वे एक ऐसी कहानी बताते हैं जो लगभग पूरी तरह उलट है उस कहानी से जिसे व्लादिमीर पुतिन पिछले 4.5 साल से अपनी जनता को बेच रहे हैं। ये एक छोटा निर्णायक अभियान होना था जो रूस को फिर से महान बनाता, लेकिन इसके बजाय ये रूस के इतिहास का सबसे महंगा युद्ध बन गया है जिसमें क्षेत्रीय लाभ केवल एकल अंकों के प्रतिशत में मापे जा सकते हैं, जिसका खर्च एक ऐसी अर्थव्यवस्था उठा रही है जिसका ईंधन अब साफ तौर पर खत्म हो रहा है, वो भी शाब्दिक और रूपक दोनों ही अर्थों में। अब आने वाली लामबंदी की संभावना के बारे में और जानने के लिए जो शायद रूस के पतन की शुरुआत कर सकती है, इस वीडियो को देखें और ये सुनिश्चित करें कि आप मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वैश्विक भू राजनीति और युद्ध से जुड़ी ताज़ा खबरें, आंकड़े और विश्लेषण मिलते रहें।